नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल स्वास्थ्य आंगनवाड़ी न्यूज। मैं रोहितास। तो आज हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे एचपीवी टीकाकरण के संबंध में। जैसा कि आप सबको पता है कि अभी भारत सरकार के द्वारा 14 वर्ष से लेकर के 15 वर्ष तक की सभी बच्चियों का एचपीवी टीकाकरण किया जाएगा। तो इस वीडियो के अंदर हम एचपीवी टीकाकरण से जुड़े 46 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर सरल भाषा में समझेंगे। यह जानकारी माता पिता, किशोरियों, स्वास्थ्य कर्मियों, आशा, एएनएम, सीएचओ सभी के लिए उपयोगी है। तो सबसे पहला प्रश्न आपके लिए यहाँ पर आता है, महिलाओं को सर्वाइकल कैंसर से बचाने के लिए कौन सा टीका दिया जा रहा है। यानी जब स्वास्थ्य कार्यकर्ता फील्ड के अंदर अपने क्षेत्र के अंदर बच्चियों को टीका लगाने के लिए उनके अभिभावकों के पास जाएंगे, उनको आप एचपीवी टीकाकरण के लिए बोलेंगे, तो आपके सामने कुछ प्रश्न पुटअप हो सकते हैं। उन प्रश्नों का उत्तर आपको किस प्रकार से देना है, ये सभी आपको इस वीडियो के अंदर सरल भाषा के अंदर आसानी से समझ में आने वाले उत्तर के साथ मैं आपको बताऊंगा। तो आप वीडियो के अंदर बने रहेंगे, एक एक प्रश्न को ध्यान से देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आता है, महिलाओं को सर्वाइकल कैंसर से बचाने के लिए कौन सा टीका दिया जा रहा है। तो आपका उत्तर होगा, महिलाओं को सर्वाइकल कैंसर से बचाने के लिए ह्यूमन पेपिलोमा वायरस एचपीवी का टीका दिया जा रहा है। वर्तमान में क्वाड्रीवेलेंट एचपीवी वैक्सीन उपलब्ध करवाई जा रही है। तो इस प्रकार का प्रश्न आपके सामने आता है, तो आपका जवाब ये होगा। इसी प्रकार आप देखेंगे दूसरा प्रश्न आपके सामने क्या आ सकता है कि सर्वाइकल कैंसर क्या होता है। तो आपका उत्तर होगा, यह गर्भाशय के निचले हिस्से सर्विक्स का कैंसर है। भारत में यह महिलाओं में दूसरा सबसे आम कैंसर, लगभग 99.7% मामलों का कारण एचपीवी संक्रमण होता है। अधिकांश एचपीवी संक्रमण बिना लक्षण के ठीक हो जाते हैं, लेकिन लगातार संक्रमण से कैंसर का कारण बन सकता है। तो सर्वाइकल कैंसर क्या होता है, यह प्रश्न आपके सामने आए तो आपका जवाब ये होना चाहिए। अभी आगे देखेंगे। इसी तरह आगे आपके लिए यहाँ पर 3 नंबर प्रश्न है कि भारत में सर्वाइकल कैंसर का बोझ कितना है। तो आपको जानकारी होनी चाहिए कि 2022 में लगभग 79,000 नए मामले और 34,000 मौतें, यानी 2022 के सर्वे के हिसाब से 79,000 नए मामले एचपीवी वायरस के मिले थे। उनके अंदर से 34,000 मौतें हो चुकी थी। आप जानकर हैरान होंगे कि हमारे देश में हर साल हजारों महिलाएं इसी बीमारी से जान गंवा देती है। तो आप वीडियो के अंदर बने रहेंगे। इस प्रकार के आपके यहाँ पर बहुत से प्रश्न मैं आपको बताऊंगा, जो आपके ज्ञानवर्धन के साथ साथ आपको फील्ड के अंदर किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उनका जवाब आपको आना चाहिए। ये सभी आप यहाँ पर जवाब दे सकते हैं। आपके लिए अगला प्रश्न हो सकता है, एचपीवी क्या है और इसके प्रकार कौन से होते हैं। तो आपका उत्तर होगा, एचपीवी एक वायरस है। इसके कुछ प्रकार कैंसरकारी हाई रिस्क होते हैं। एचपीवी 16, यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे, एचपीवी 16 सबसे अधिक कैंसरकारी है और एचपीवी 16 और 18 मिलकर विश्व स्तर पर लगभग 77% सर्वाइकल कैंसर के लिए जिम्मेदार होता है। तो एचपीवी 16 और एचपीवी 18 ये आपको कैसे पता चलेगा, जांच के बाद ही पता चलता है कि एचपीवी का ये कौन सा वायरस है, 16 है या 18 है। परंतु इसके अंदर जो सबसे खतरनाक वायरस माना जाता है वो एचपीवी 16 है और एचपीवी 16 और 18 दोनों मिलकर के 77% सर्वाइकल कैंसर के कारक माने जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके लिए यहाँ पर है, क्या सभी संक्रमित महिलाओं को कैंसर होता है। क्या एचपीवी वायरस से संक्रमित सभी महिलाओं को कैंसर हो सकता है। तो आपका उत्तर होगा, नहीं। अधिकांश संक्रमण अपने आप ठीक हो जाते हैं, लेकिन कुछ खतरनाक किस्में कैंसर बना देती है। अधिकतर संक्रमण अपने आप इसके अंदर ठीक हो जाते हैं, लेकिन कुछ खतरनाक किस्में हैं जो कैंसर बना देती है, जो मैंने आपको बताया था, एचपीवी 16 और एचपीवी 18। ये 2 वायरस ऐसे हैं जो यहाँ पर सबसे खतरनाक है। इसके अलावा यहाँ पर और भी इसके कई टाइप होते हैं, वो आगे आपको बताऊंगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके लिए हो सकता है कि सर्वाइकल कैंसर उन्मूलन की वैश्विक रणनीति क्या है, यानी विश्व की रणनीति क्या है। तो यहाँ पर आपका जवाब होगा, 2030 तक 90-70-90 का मतलब क्या है, 90% टीकाकरण होना चाहिए, 70% स्क्रीनिंग हो जानी चाहिए 2030 तक और 90% उपचार हो जाना चाहिए। ये आंकड़ा हासिल करना सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में समाप्त करना है 2030 तक। तो सर्वाइकल कैंसर उन्मूलन की वैश्विक रणनीति है कि 2030 तक हमें क्या करना है, 90-70-90 यहाँ पर लक्ष्य लेकर के चलना है। 90% टीकाकरण, 70% स्क्रीनिंग और 90% उपचार हो जाना चाहिए। आगे आता है, कितने देशों में एचपीवी टीकाकरण शुरू हो चुका है। तो अक्टूबर 2025 तक 155 देशों में एचपीवी का टीकाकरण शुरू हो चुका है। नेक्स्ट प्रश्न आपका आता है, क्या एचपीवी वैक्सीन सुरक्षित है। अब आप किसी को एचपीवी टीका के बारे में बताएंगे तो उनका पहला प्रश्न आपसे यही होगा कि क्या एचपीवी वैक्सीन सुरक्षित है। तो आपका जवाब होगा, हाँ। 2006 से अब तक 50 करोड़ से अधिक खुराकें दी जा चुकी है। गंभीर दुष्प्रभाव अत्यंत दुर्लभ है, बहुत कम है, नए के बराबर है। तो यहाँ पर आप सबको बता सकते हैं कि एचपीवी वैक्सीन सुरक्षित है। नेक्स्ट प्रश्न आपका होगा, भारत में कौन सी एचपीवी वैक्सीन उपलब्ध है। तो यहाँ पर आप देखेंगे भारत के अंदर ये 4 प्रकार की वैक्सीन है, जिसके अंदर एक टीका है सर्वारिक्स का, दूसरा है गार्डासिल और तीसरा है गार्डासिल 9 और चौथा टीका जो है वो सर्वावेग के नाम से। भारत के अंदर ये
लिए 4 प्रकार के टीके उपलब्ध हैं। नेक्स्ट प्रश्न होगा, प्रश्न 10 है, क्या एचपीवी वैक्सीन महंगी है? एचपीवी का टीका कितने रुपए का आता है, आपसे ये पूछा जाए तो आपका जवाब होगा निजी बाजार में लगभग 4000 रुपए की प्रति खुराक है। एक टीका 4000 रुपए का आता है। जो आम आदमी, गरीब व्यक्ति इस टीके को लगवाने में असमर्थ है और भारत सरकार के द्वारा ये फ्री में दिया जा रहा है, तो ये भी आप सभी को बताएंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपका आता है, क्या एक खुराक प्रभावी है? क्या एक ही खुराक प्रभावी है, एक ही टीका लगवाना असरदायक है? तो आपका जवाब होगा हाँ, 14 वर्ष की लड़कियों में ये एक टीका प्रभावी है, यानी 14 वर्ष की जो लड़के हैं उनके एक ही टीका लगाया जाएगा। अगला प्रश्न आपके लिए यहाँ पर आएगा, एचपीवी वैक्सीन की प्रस्तुति क्या है? एचपीवी वैक्सीन की प्रस्तुति क्या है? तो यहाँ पर आपका जवाब होगा, यह तरल रूप में सिंगल डोज वायल में उपलब्ध है। तरल रूप में इसकी दवा होगी और सिंगल डोज में ये उपलब्ध है, यानी एचपीवी की एक डोज लगाई जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 13 आपके लिए यहाँ पर आता है, खुराक, मार्ग और स्थान क्या है? यानी इसकी खुराक कितनी है, मार्ग कैसे लगाया जाएगा और इसका स्थान कौन सी स्थान पर लगाया जाएगा? तो यहाँ पर आपका जवाब होगा, इसकी खुराक 0.5 मिलीलीटर होगी। मार्ग इसका इंट्रामस्कुलर यानी आईएम ये लगेगा, यानी बाएं बाह के ऊपरी भाग में ये टीका लगाया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 14 है, वैक्सीन वेस्टेज कितना अनुमेय है? यानी वैक्सीन वेस्टेज कितना हो सकता है? अधिकतम 1% और वो अभियान के अंतर्गत। अभियान के अंतर्गत यदि आप लगाते हैं तो 1% इसका वेस्टेज मान्य होगा, अधिक वेस्टेज नहीं हो, ये सभी इसका ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आता है, भंडारण तापमान क्या है? इसको कोल्ड चेन के अंदर किस प्रकार से रखा जाएगा? तो यहाँ पर आपका उत्तर होगा 2 डिग्री सेल्सियस से 8 डिग्री सेल्सियस के बीच में इसको रखा जाएगा। और वैक्सीन फ्रीज संवेदनशील है, यानी ये वैक्सीन फ्रीज नहीं होनी चाहिए, जमनी नहीं चाहिए। वीवीएम इसका 30 होता है, वीवीएम भी आपको इसका देखना आना चाहिए। वीवीएम मैंने आपको बताया 30 होता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका होगा, प्रश्न नंबर 16, वीवीएम क्या है? तो ये सबको पता है, वीवीएम वैक्सीन वायल मॉनिटर है जो तापीय क्षति दर्शाता है, यानी इसका तापमान दर्शाता है कि वैक्सीन का तापमान कितना बढ़ चुका है, तो ये तापीय क्षति दर्शाता है, तो वैक्सीन वायल मॉनिटर वीवीएम कहलाता है। नेक्स्ट में 17 नंबर प्रश्न आपके लिए आता है, एचपीवी टीकाकरण की रणनीति क्या है? तो यहाँ पर आपका जवाब होगा कि 14 वर्ष की लड़कियों के लिए 3 माह का अभियान है, फिर नियमित टीकाकरण है, यानी 3 महीने तक 14 वर्ष की लड़कियों के लिए एक अभियान के रूप में लगाया जाएगा और उसके बाद ये टीका नियमित टीकाकरण के अंदर शामिल किया जाएगा। तो एचपीवी का टीका जो है वो नियमित टीकाकरण के अंदर भी शामिल हो सकता है। अब प्रश्न नंबर 18 है, केवल लड़कियों को ही क्यों लगाया जाता है? लड़कों को क्यों नहीं लगाया जाता? क्या एचपीवी लड़कियों को ही प्रभावित करती है? तो यहाँ पर आपका जवाब होगा कि भारत सरकार वर्तमान में 14 वर्ष की लड़कियों को ही सिफारिश करती है, यानी अभी वर्तमान में भारत सरकार के द्वारा केवल 14 वर्ष की लड़कियों के लिए सिफारिश की गई है। 14 वर्ष की लड़कियों के लिए यहाँ पर फ्री में ये टीका लगाया जाता है और अधिक कवरेज से लड़कों को भी अप्रत्यक्ष रूप से सुरक्षा मिलती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो ये वायरस है, लड़के और लड़कियों के संपर्क में आने से ही ये प्रभावित होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपसे यहाँ पर इस प्रकार का हो सकता है कि कौन से स्वास्थ्य केंद्र भाग लेंगे, यानी कौन से स्वास्थ्य केंद्र पर ये टीका लगेगा? तो अभी वर्तमान के अंदर जो प्रथम राउंड के अंदर है वो कार्यशील कोल्ड चेन पॉइंट है, तो आपका जवाब होगा कि प्रथम चरण के अंदर कार्यशील कोल्ड चेन पॉइंट वाले स्वास्थ्य केंद्र पर ही ये टीका लगाया जाएगा। उसके बाद इसको नियमित टीकाकरण के अंदर जब शामिल करेंगे तो ये सभी जगह लगाया जा सकता है, परंतु प्रथम चरण के अंदर अभी ये केवल कार्यशील कोल्ड चेन पॉइंट जहां पर है उन्हीं स्वास्थ्य केंद्रों पर लगाया जाएगा। प्रश्न नंबर 20 है, सत्र का समय क्या रहेगा? तो सत्र का समय यहाँ पर आप देखेंगे सुबह 8 बजे से लेकर के और दोपहर 2 बजे तक ये टीकाकरण सत्र चलेगा। प्रश्न नंबर 21 है, खुराक अनुसूची क्या है? यानी 14 वर्ष की उम्र में एक खुराक लगेगी, एक डोज लगेगी, यानी टीके की खुराक केवल एक खुराक है और वो 14 वर्ष की उम्र के लिए है। नेक्स्ट प्रश्न आपका आता है कि इसके अंदर कौन पात्र है? 14 से लेकर के और 15 वर्ष से कम उम्र की लड़कियां इसके अंदर पात्र होगी, यानी जिन्होंने 14 वर्ष की उम्र पूरी कर ली है और 15 वर्ष की अभी नहीं हुई है वो लड़कियां इसके अंदर पात्र होगी, उन्हीं लड़कियों को ये टीके लगाए जाएंगे। 23 नंबर प्रश्न, टीकाकरण टीम में कौन कौन होते हैं? टीकाकरण टीम में कौन कौन होंगे? आमतौर पर 4 सदस्य होंगे, एक वैक्सीनेटर होगा, एक मोबिलाइजर होगा, वेरीफायर होगा और इसके अंदर स्वयं सेवक होंगे। तो टीकाकरण सत्र पर इन 4 सदस्यों की टीम बनेगी। प्रश्न नंबर 24 आपका यहाँ पर होगा, टीम की जिम्मेदारियां क्या रहेगी? टीम की जिम्मेदारियां यहाँ पर क्या रहेगी? यानी जिन बच्चों को टीके लगेंगे उनकी लाइन लिस्ट बनानी है, यूविन पंजीकरण करना है, सत्र प्रबंधन, सत्र का प्रबंधन अच्छा हो, सुरक्षित टीकाकरण हो, कचरा निपटान हो और AEFI प्रबंधन व रिपोर्टिंग। तो ये चारों सदस्यों की यहाँ पर इस प्रकार से जिम्मेदारी रहने वाली है। अगला प्रश्न आपके लिए यहाँ पर 25 नंबर प्रश्न है, सत्र स्थल कैसे व्यवस्थित करें? तो आपका उत्तर होगा 3 क्षेत्र होगा, इसके अंदर एक प्रतीक्षालय होगा, टीकाकरण कक्ष होगा, अवलोकन कक्ष होगा, उचित बैठने, पानी, वेंटिलेशन व आईसी सामग्री लगी होनी चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न आपका आता है 26 नंबर प्रश्न, सत्र स्थल पर वैक्सीन कैसे रखें? सत्र स्थल पर वैक्सीन कैसे रखेंगे? कंडीशन आइस पैक वाले वैक्सीन कैरियर के अंदर, वायल आइस पैक के ऊपर नहीं रखेंगे। कंडीशन आइस पैक वाले वैक्सीन कैरियर के अंदर रखनी है और वायल जो है वो निकाल करके आइस पैक के ऊपर नहीं रखनी है, ये सबको ध्यान होना चाहिए। अगला प्रश्न 27 नंबर प्रश्न
प्रश्न है, क्या सिरिंज पहले से भर सकते हैं? नहीं, लाभार्थी के आने पर ही वैक्सीन खींचे, यानी लाभार्थी के आने के बाद ही टीका भरा जाएगा, पहले नहीं भरा जाएगा। अगला प्रश्न आपके लिए यहाँ पर आएगा, फिंगर मार्किंग कहाँ करेंगे? तो बाएं हाथ की तर्जनी अंगुली पर, बाएं हाथ की तर्जनी अंगुली पर इसका मार्किंग होगी। नेक्स्ट प्रश्न आपका आता है, क्या टीकाकरण के बाद अवलोकन जरूरी है? हाँ, 30 मिनट तक उनको अपने अवलोकन में रखना है। किसी भी प्रकार की कोई AEFI का केस नहीं हो, किसी भी प्रकार का कोई दुष्प्रभाव नहीं हो, तो उस बच्चे को आप अपने सामने 30 मिनट तक रोके रखेंगे। अगला प्रश्न आपका आता है, दूसरे राज्यों की लड़कियों का टीकाकरण आपको करना है या नहीं करना है? तो यहाँ पर आपका जवाब होगा हाँ, यदि पहले खुराक न ली हो, यानी किसी भी राज्य की बच्ची आपके पास टीके लगवाने के लिए आ जाती है और उसने पहले टीका नहीं लगवाया है, तो आपको टीका लगाना है। नेक्स्ट प्रश्न आपका आता है, यूविन पंजीकरण कैसे होता है? तो यूविन पंजीकरण कैसे होता है? ऑन साइट होगा। सेल्फ रजिस्ट्रेशन से भी यहाँ पर लाभार्थी आ सकता है, यानी खुद से रजिस्ट्रेशन करके भी आ सकता है। पहचान सत्यापन उसकी OTP के माध्यम से होगी और OTP लेने के बाद आप उसका टीकाकरण इसके अंदर दर्ज करेंगे, डेटा की एंट्री करेंगे और प्रमाण पत्र उसको डाउनलोड करके दे सकते हैं। जो अभी टीकाकरण में जैसे आप यूविन में एंट्री कर रहे हैं वैसे ही होगी। और यूविन एंट्री आपको कैसे करनी है, इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो आपके इस चैनल पर आने वाला है। यदि आप चाहते हैं कि आपको HPV की पूरी जानकारी घर बैठे मिल जाए, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑन कर लें और मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लग रही हो तो अभी वीडियो को लाइक करें और अपने साथियों के पास इस वीडियो को शेयर जरूर करेंगे। तो अब आप देखेंगे यहाँ पर अगला प्रश्न है, इंटरनेट न हो तो क्या करेंगे? अब यूविन पर आप एंट्री करेंगे, आपके पास इंटरनेट नहीं होगा तो आप क्या करेंगे? तो यहाँ पर है भौतिक सहमति व आयु प्रमाण पत्र लेकर के, यानी उसकी ID आप लेकर के और टीकाकरण कर देंगे और बाद में यूविन पर अपलोड कर देंगे। 33 नंबर प्रश्न, प्रमाण पत्र कैसे मिलेगा? तो यूविन से डाउनलोड कर हार्ड कॉपी दे सकते हैं, यूविन से डाउनलोड हो जाएगी, ये सबको पता है। यदि आपको जानकारी नहीं है कि यूविन से कैसे डाउनलोड होती है, इसके लिए भी आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूं। तो मैंने आपको बताया है कि चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ऑन कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी आए तो आपको तुरंत आपके घर बैठे ये वीडियो मिल जाए। अगला प्रश्न 34 नंबर प्रश्न, रिपोर्टिंग कैसे होगी? इसकी रिपोर्टिंग रियल टाइम यूविन पर होगी। और 35 नंबर प्रश्न, बेहोशी होने पर क्या करेंगे? 35 नंबर प्रश्न देखेंगे कि बेहोश हो जाता है यदि बच्चा, तो क्या करेंगे? लड़की को लेटाएंगे, पैर ऊंचे रखेंगे और उसे आश्वस्त करेंगे कि आप घबराएं नहीं, आप उनको समझाएंगे। तो ये बच्चे के घबराने से, डरने से कभी कभी ऐसा हो जाता है, तो यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, निषेध क्या है? यानी टीका किनको नहीं लगाना है, कौन सी स्थिति में ये टीके नहीं लगाने हैं? जिन्हें पिछली डोज से तेज एलर्जी हुई हो, यानी आप यहाँ पर पहली बार डोज लगा रहे हैं तो इस प्रकार की एलर्जी वाला आपको कोई मिलेगा नहीं। और जो गर्भवती हो उन्हें HPV का टीका नहीं लगाया जाएगा। अगला प्रश्न है, सामान्य दुष्प्रभाव क्या है? इस टीके के सामान्य दुष्प्रभाव क्या हो सकते हैं? जहां पर टीका लगा है वहां पर दर्द, सूजन या हल्का बुखार हो सकता है, जो 2 या 3 दिन में अपने आप ठीक हो जाता है। इसके अंदर ये सामान्य दुष्प्रभाव है। अगला प्रश्न, एनाफिलेक्सिस क्या होता है? एनाफिलेक्सिस क्या है? गंभीर एलर्जिक प्रतिक्रिया। एनाफिलेक्सिस का मतलब है कि उसे एलर्जी हो चुकी है, गंभीर एलर्जिक प्रतिक्रिया है, वो एनाफिलेक्सिस कहलाती है। अगला प्रश्न आपके लिए, एनाफिलेक्सिस किट में क्या होता है? एनाफिलेक्सिस किट आपके पास जो AEFI की किट होगी उसके अंदर एड्रेनालिन का आपके पास टीका होना चाहिए, सिरिंज होनी चाहिए, नीडल, स्वेब और संपर्क विवरण और डोज चार्ट भी आपके पास होना चाहिए। तो एनाफिलेक्सिस किट आप सबके पास होनी बहुत जरूरी है। तो टीकाकरण सत्र के ऊपर एनाफिलेक्सिस किट आप सबके पास होनी चाहिए और जिसके अंदर जो आवश्यक सामग्री मैंने आपको बताई है ये सभी होनी चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न 40 नंबर प्रश्न आपके लिए यहाँ पर हो सकता है कि बेहोशी और एनाफिलेक्सिस में क्या अंतर है? बच्चा बेहोश हो चुका है या उसे एनाफिलेक्सिस हुआ है, आप कैसे पहचानेंगे? उसके अंदर अंतर क्या है? तो यहाँ पर देखेंगे, बेहोशी में त्वचा श्वसन के गंभीर लक्षण नहीं होते हैं, एनाफिलेक्सिस में होते हैं। जब बच्ची बेहोश हो जाती है तो उसके अंदर त्वचा या सांस से संबंधित उसके किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी, तो आप उसे एनाफिलेक्सिस नहीं मानेंगे। एनाफिलेक्सिस के अंदर आपको AEFI के अनुसार उसका इलाज करना है। परंतु एनाफिलेक्सिस क्या होगा? उसके त्वचा पर किसी भी प्रकार की लालिमा, लाल चकत्ते, लाल दाने हो सकते हैं और सांस लेने में उसके दिक्कत हो सकती है। तो इस प्रकार का केस होगा तो वो एनाफिलेक्सिस माना जाएगा, परंतु बेहोशी के अंदर ये लक्षण आपको नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, दुष्प्रभाव होने पर क्या करेंगे? यदि आपके सामने बच्चे के किसी भी प्रकार के टीके से दुष्प्रभाव हो जाता है तो आपको क्या करना है? नजदीकी सरकारी अस्पताल में उसे रेफर करेंगे। प्रश्न नंबर 42 देखेंगे, मासिक धर्म में टीकाकरण सुरक्षित है? क्या मासिक धर्म में ये टीका लगाया जा सकता है? हाँ, पूरी तरह सुरक्षित है। मासिक धर्म में भी ये टीका दिया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला प्रश्न आप देखेंगे 43 नंबर प्रश्न है, पहले HPV संपर्क हुआ हो तो ये टीका लगाया जा सकता है? हाँ, तो यहाँ पर आपका उत्तर होगा टीका फिर भी लाभकारी है, यानी पहले उसको HPV वायरस हो चुका है, HPV वायरस से वो ग्रसित है, फिर भी ये टीका लाभदायक है। नेक्स्ट प्रश्न आप यहाँ पर देखें, टीकाकरण के बाद स्क्रीनिंग जरूरी है? टीकाकरण के बाद क्या उसको स्क्रीनिंग की जरूरत पड़ती है? तो यहाँ पर देखेंगे हाँ, नियमित स्क्रीनिंग आवश्यक है, यानी टीका लगवाने के बाद भी समय समय पर उन्हें जांच करवाते रहना चाहिए। ये नहीं है कि मैंने टीका लगवा लिया, मुझे अब कोई दिक्कत नहीं है, परंतु फिर भी स्क्रीनिंग की आवश्यकता है, यानी
बीमारी शुरू होने से पहले ही पता चल जाता है, इलाज आसान, सस्ता और सफल होता है और जान बचाई जा सकती है। अब नेक्स्ट प्रश्न 45 नंबर प्रश्न आपका आता है कि पहले निजी क्षेत्र में टीका लगा हो तो, यानी कहीं प्राइवेट उसने टीका लगवा लिया हो तो आप उसे ये टीका देंगे या नहीं देंगे? तो आपका उत्तर होगा पुष्टि होने पर पुनः टीकाकरण नहीं देंगे। यानी उनके पास उनका कोई प्रूफ है कि पहले उन्होंने टीका लगवा लिया है, आप उससे आश्वस्त हो चुके हैं, आपको उसका प्रूफ मिल चुका है, तो उसको टीका लगाने की आवश्यकता नहीं है, परंतु संदेह में रिकॉर्ड न मिलने पर टीका दिया जा सकता है। अब आपके लिए यहाँ पर 40 नंबर प्रश्न आता है कि पहचान पत्र न हो तो, यानी उनके पास किसी भी प्रकार का कोई पहचान पत्र नहीं है, तो आप उस स्थिति में क्या करेंगे? उसको टीका लगाएंगे या नहीं लगाएंगे? तो यहाँ पर आपका उत्तर होगा अभिभावक का शपथ पत्र लेकर के यूविन पर अपलोड करेंगे और उसे टीका लगा देंगे। तो किसी बच्चे के पास किसी भी प्रकार का कोई पहचान पत्र नहीं है, तब भी उसको ये टीका आप लगाएंगे। तो आज के वीडियो का ये अंतिम प्रश्न आपके लिए है कि क्या प्रजनन क्षमता प्रभावित होती है, यानी भविष्य में बच्ची को बांझपन हो सकता है या नहीं हो सकता? इस प्रकार के फील्ड के अंदर प्रश्न आपके सामने हो सकते हैं, तो आपका जवाब होगा नहीं, भविष्य प्रजनन क्षमता पर कोई प्रभाव नहीं है, यानी बच्चे के अंदर किसी भी प्रकार की कोई बांझपन की इसके अंदर कोई शिकायत अभी तक नहीं मिली है। मैंने आपको पहले इसके अंदर बता दिया है कि 155 देशों के अंदर ये टीकाकरण पहले से लगाया जा चुका है और करोड़ों डोज इस टीके की पहले लग चुकी है, तो इस प्रकार की कोई समस्या अभी तक इसके अंदर देखने को नहीं मिली है। तो धन्यवाद। अगर यह जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो आज के वीडियो के अंदर बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।